नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सरकार टेंडर निकालने और फिर उसे अपने आदमी को देने के लिए काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है। पहले बिजली को लेकर टेंडर निकाला गया जिसमें ऐसा क्राइटेरिया रखा गया कि अडानी को ही मिले और मिला भी अडानी को, जिसके बाद कहा गया था कि निकाला ही अडानी के लिए था। और इस बीच मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से भी एक टेंडर निकाला गया है, उसमें भी वही आवाज उठ रही है जो अडानी को टेंडर मिला तब कही गई थी। ये छोटे व्यापारियों के लिए खिलाफ है, उन्हें खत्म करने के लिए है और किसी एक कंपनी के प्रति पक्षपात है। महाराष्ट्र में 22 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 3 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए टेंडर निकाला गया। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हर साल का 90 करोड़ यानी 450 करोड़ का मामला है। इसमें भी क्राइटेरिया का खेल कर दिया गया है। क्राइटेरिया है कि मिनिमम साल का कारोबार 36 करोड़ रुपए होना चाहिए और 7 करोड़ का सिंगल ऑर्डर, जिसके बाद पुराने और जाने माने पब्लिशर्स इसको देखकर हैरान रह गए। पब्लिशर्स और बुक सेलर्स के फेडरेशन ने इसको लेकर पत्र भी लिखा है और कहा है कि पब्लिशर्स के पास बड़ा अनुभव होने के बावजूद इतनी बड़ी और मनमानी वित्तीय क्षमता नहीं है। कहा गया है कि ये उन लोकल बुक सेलर और सदस्यता एजेंटों की उपेक्षा करता है जिन्होंने दशकों से कॉलेजों में सेवा की है। अधिकांश फेडरेशन के मेंबर 36 करोड़ सालाना और 7 करोड़ के सिंगल ऑर्डर के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं और इससे लोकल बुक ट्रेडर्स और रोजगार को नुकसान होता है। इसके अलावा कई मुद्दे उठाए गए हैं जो लोकल और बुक सेलर पब्लिशिंग हाउसेस के लिए बिल्कुल विरोधाभासी हैं। इसके साथ ही पत्र में फेडरेशन ने यह भी कहा है कि क्राइटेरिया स्टार्टअप, एमएसएमई और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण के भी उलट है। पत्र में बताया गया है कि न्यूनतम 36 करोड़ के टर्नओवर में स्टार्टअप और एमएसएमई शामिल नहीं है और साथ ही कहा गया है कि ईओआई में 90% डिजिटल सामग्री विदेशी कंपनियों से आती है, जिसमें मेक इन इंडिया की उपेक्षा की गई है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर है, यानी एक दिन है। हम बस आवाज उठा सकते हैं, हो है सोई जो बीजेपी सरकार रच रखा। बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक बोलने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा मिलने के कुछ घंटे बाद ही जमानत मिल गई। इसके साथ ही राउत की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, जिससे उन्हें अपील दायर करने का समय मिल गया। मुंबई की एक अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में राउत को ये कारावास की सजा सुनाई। मझगांव की मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी पाया। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई की एक अदालत ने मानहानि केस में दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई। हालांकि खबरों के मुताबिक संजय राउत को इस मामले में जमानत भी मिली। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 15 साल की और सजा हो जाने दो, जिनको सजा देनी थी उन्हें आप पार्टी में लेकर बैठे हैं, आप कितनी भी सजा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अदालत ने ये नहीं कहा है कि मैंने कुछ गलत कहा है। पूरी न्याय व्यवस्था का संघीकरण हो गया है। प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर प्रसाद का लड्डू खाने जाते हैं, जिसे पूरे देश ने देखा है। हमारे जैसे लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा, हमें तो सजा ही मिलेगी। संजय राउत पर आरोप था कि उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया की मानहानि की थी। उन्होंने मेधा किरीट पर भ्रष्टाचार के एक मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। पैरासीटामोल सहित 50 से अधिक दवाएं फेल हो गई हैं। सीडीएससीओ ने ये जांच की। सीडीएससीओ ने हाल ही में मासिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें पैरासीटामोल, पेंडी और कैल्शियम सप्लीमेंट सहित 53 दवाओं को मानक गुणवत्ता का नहीं पाया जाना घोषित किया गया है, जिससे इनके इस्तेमाल पर सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि बीमार को सही करने के लिए ली जाने वाली दवाई ही बीमार निकली। राहुल गांधी ने आज हरियाणा में रैली की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों के लोगों की जेब में डायरेक्ट पैसा डालना है। मैंने लोकसभा में वायदा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के अंदर डाले जाएंगे और ये मैं छोड़ूंगा नहीं। आज नहीं तो कल जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी को दिया है, उतना पैसा हम देश के किसानों, गरीबों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को देंगे। राहुल ने कहा ये काम आज नहीं तो कल होगा। मीडिया को जो बोलना है बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब नेशनल लेवल पर हमारी सरकार आएगी, जो आने वाली है, जितना पैसा मोदी ने अडानी अंबानी को दिया उतना ही पैसा हम गरीबों को देंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा में बताया कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी। राहुल ने कहा कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। क्यों हारी? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अडानी अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब और किसान एक नहीं दिखा। सच है, इसीलिए तो अवधेश ने उन्हें पटक दिया। इसके साथ ही राहुल ने अंबानी के बेटे की शादी का भी जिक्र किया। लोगों से पूछा, अंबानी की शादी देखी?
कोई अमेरिका से आकर डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आकर डांस कर रहा है, करोड़ों फेंक रहे हैं और हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। राहुल गांधी ने आज हरियाणा में मीडिया, अडानी, अंबानी और पीएम मोदी की चैन समझाई। उन्होंने कहा कि चैन समझो, मीडिया ने 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया और प्रधानमंत्री बना दिया। मीडिया कौन चलाता है? अडानी और अंबानी जैसे लोग। अडानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्यों? वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी उनका काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया में कभी देखा? कभी नहीं देखा, क्योंकि वो दिखा नहीं सकते। मैं नहीं दिख सकता क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन मैं बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने मेरी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ये आ गया उस दिन ये सारा का सारा पैसा मजदूरों को, महिलाओं को, बेरोजगार युवाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई ये है। राहुल गांधी ने आज हरियाणा में कहा कि हरियाणा के चुनाव को कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए करते हैं। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी। मैं आपको शुरुआत की बात करता हूँ। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख भर्ती खाली पड़ी हैं वो हम युवाओं के लिए भर के देंगे। किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी मिलेगी। जो आपको बीमा का पैसा होगा, जैसे ही नुकसान होगा एकदम उसके बाद मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, 300 यूनिट फ्री बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। आंधी आ रही है। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी रैली से भी केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को फिर से दूर रखा गया। सोनीपत में बुधवार को पीएम की रैली थी, जिसमें खट्टर को आने नहीं दिया गया। इससे पहले 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की दूसरी रैली में खट्टर को आने नहीं दिया गया था। दूसरी रैली में खट्टर को नहीं आने देने से पंजाबी नेता के तौर पर उनकी छवि को भाजपा ने तार-तार कर दिया, क्योंकि खट्टर को जब 2014 में हरियाणा का पैराशूट सीएम बनाकर मोदी शाह ने भेजा था तो पंजाबियों ने इस फैसले को काफी पसंद किया था। लेकिन अब वही खट्टर भाजपा में नेगेटिव नेता करार दिए गए हैं, जिनसे सभी समुदायों के वोट छिटक सकते हैं। इसलिए खट्टर को हाशिए पर ढकेल दिया गया है। खट्टर के आने के बाद हरियाणा जबरदस्त जाट आरक्षण आंदोलन चला था, लेकिन खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने उस आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया था। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घोषणा की है कि हिमाचल में हर भोजनालय और फूड स्टॉल पर उसके मालिक की आईडी लगाना होगी। कांग्रेस शासित हिमाचल का ये फैसला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस तरह के विवादित आदेश की नकल है। योगी ने भी 2 दिन पहले इसी तरह का आदेश दिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी योगी ने रेहड़ी, पटरी और ढाबों के लिए मालिक के नाम की पर्ची लगाने का आदेश दिया था, जिसकी जबरदस्त आलोचना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देते हुए यूपी के फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन योगी ने अब नए तरीके से पुराने आदेश में थोड़ा बदलाव करते हुए फिर से लागू कर दिया और इस बार ये भी कहा कि सभी ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट मालिकों और उनके कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। इस बीच कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर तंज कसा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए अब कोई मौका नहीं है। पीएम मोदी की कांग्रेस कमजोर हो रही है टिप्पणी पर भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी भ्रम में है। जब भी स्थिति में थोड़ा सुधार होता है, कंगना जैसे सांसद बयान देते हैं और सब कुछ उसी स्तर पर वापस आ जाता है। बीजेपी के पास हरियाणा में कोई मौका नहीं है। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गुरुवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वो कौशाम्बी जिले में रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान चिराग पासवान दलित वर्ग के साथ दूसरे वोटरों को साथ लाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या एलजेपी एनडीए के खिलाफ जा रही है। हालांकि एलजेपी सांसद अरुण भारती ने कहा है कि एनडीए से हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर है। अन्य राज्यों में हमारा कोई समझौता एनडीए के साथ नहीं है और अब हमारा संगठन यहाँ विस्तार कर रहा है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को सशर्त जमानत दी। पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को जमानत देते हुए जस्टिस अभय ओका ने कहा कि जमानत के कड़ा मानक और मुकदमा में
चलाने में देरी साथ साथ नहीं चल सकते। हमने बेल मंजूर कर दी है, लेकिन हमने इसके लिए मुश्किलें शर्तें रखी हैं। बालाजी को 14 जून 2023 को ईडी ने पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में गिरफ्तार किया था। ये मामला 2011 से 2015 के बीच का है, जब वो अन्ना द्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे। बिहार राज्य में जितिया त्योहार में तालाब और अन्य जगहों पर नहाने के दौरान 46 लोगों की मौत हो गई। इनमें 37 बच्चे शामिल हैं। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के अलग अलग जिलों में जितिया त्योहार के दौरान यह हादसा हुआ है। विभाग के मुताबिक मरने वालों में 2 पुरुष भी शामिल हैं। तालाब में डूबने की वजह से सबसे ज्यादा 8 मौत औरंगाबाद और कैमूर जिलों में हुई हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए अमेरिका, EU और सहयोगी देशों ने अपनी ओर से तुरंत प्रभाव से 21 दिनों के युद्ध विराम की पेशकश की है। 11 सहयोगी देशों ने इस मसले का हल निकालने और गजा में युद्ध विराम की पेशकश की है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष के मामले में युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि उत्तर की तरफ कोई युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने बताया है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेगा जब तक कि उत्तरी सीमा पर रहने वाले इजरायली सुरक्षित तरीके से अपने घर वापस नहीं लौट जाते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमलों के बाद भारतीय दूतावास ने एक और एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी है। साथ ही वहां रह रहे भारतीयों को अपने घरों से बाहर न निकलने को कहा है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 1 अगस्त को जारी एडवाइजरी को जारी रखते हुए और क्षेत्र में हाल की घटनाओं के बाद संघर्ष बढ़ता देख भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। पाकिस्तान ने कहा है कि IMF ने उसके लिए $7 अरब का कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हराने में कामयाब रही। कनाडा की संसद में बहस के बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 211 के मुकाबले 120 मतों से गिर गया। लेकिन आने वाले दिनों में ट्रूडो की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि विपक्षी कंजर्वेटिव सांसदों ने मंगलवार को एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।